हेलो स्टूडेंट, दिस इज अजीत चरण। वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे ही होंगे, है ना। तो शुरू करते हैं फिर आज पुरानी एक गाथा नई दिशा में। ठीक है, तो शुरू करते हैं जहां हम लोग चल रहे थे, है ना। बुद्धिज्म खत्म हुआ था, हमारा अगला जो एपिसोड था उसमें। अब नए शुरू करते हैं, नया जैनिज्म से आगे बढ़ते हैं, इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, शुरू करें, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैनिज्म बुद्धिज्म के बाद का, उसी के कंटेम्पररी का एक टाइम है। कंटेम्पररी यानी बुद्ध के कंटेम्पररी एक और टाइम बना जिसको हम कहते हैं जैनिज्म, है ना। जैन धर्म यानी बुद्ध धर्म, है ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो जैनिज्म जैन धर्म को कहते हैं। जैनिज्म मतलब जैन धर्म, द रिलीजन ऑफ जैन्स आर कॉल्ड जैनिज्म। ठीक है, तो इसमें जो पहले इनके स्टार्ट करने वाले, इस धर्म को फाउंडेशन देने वाले, जैसे उसमें फाउंडेशन, बुद्ध धर्म के फाउंडेशन जो पड़ा, किन से पड़ा? तो वो महात्मा बुद्ध, जिनको हम कहते हैं सिद्धार्थ कहते थे बचपन में, और वो उन्होंने फाउंडेशन दाना, उनके फॉलोअर जो बने, बुद्धिज्म कहलाया, बुद्ध धर्म पूरा बन गया। ठीक है, ऐसे ही कहानी आती है जैन धर्म की, उसी के कंटेम्पररी। इनका टाइम याद रख लेना कि वे उनके कंटेम्पररी ही थे, यानी जब चल रहा था वो धर्म, ये टाइम 540 बीसी, यानी कि बुद्ध धर्म, जैन धर्म जो चल रहा था और बुद्ध धर्म चल रहा था, दोनों कंटेम्पररी था। तो ये टाइम था उनका, था 563 बीसी उनका था, और इनका था 540 बीसी, बिफोर सेंचुरी। ये भी बिफोर सेंचुरी और ये भी बिफोर सेंचुरी, यानी लगभग एक ही टाइम में दो धर्म पनप रहा था। कहां पनप रहा था? हिंदुस्तान में। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि आगे की कहानी की, कैसे पनपा, कैसे बढ़ा, आगे कैसे बढ़ा। तो ये जो धर्म है ना, इसके स्रोत जो मिलते हैं, जो कहां से शुरू हुआ, तो इसके फर्स्ट जो थे ऋषभ नाम था। ऋषभ की कहानी आती है कि ऋषभ जो थे फर्स्ट तीर्थंकर थे। तीर्थंकर ये कहते हैं, अपने प्रॉफिट को तीर्थंकर कहते हैं, तीर्थंकर। ठीक है, तो फर्स्ट तीर्थंकर इनके कौन थे? तो वो थे ऋषभ। ठीक है, ऋषभ फर्स्ट तीर्थंकर थे। ठीक है, तो तीर्थंकर मतलब होता है प्रॉफिट, यानी कि जिसको हम गुरु कहते हैं, वो उसको तीर्थंकर कहते हैं जैनिज्म में, है ना। तो इन्होंने ही फाउंडर, इन्हीं को फाउंडर माना जाता है कि इन्होंने फाउंडेशन डाली। फाउंडर है, फाउंडर, FOUNDER, फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के फाउंडर। ठीक है, तो जैनिज्म के फाउंडर कौन है? तो ये ऋषभ कौन है? जैनिज्म के फाउंडर। ये ऋषभ जो है वो कौन है? जैनिज्म के फाउंडर। ये 24th तीर्थंकर थे। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी आती है कि कैसे कैसे बढ़ा, क्या क्या हुआ, इसमें घटनाएं क्या हुई, है ना। इसमें 24 तीर्थंकर की बात की जा रही है, यानी 24 गुरु इनके हुए, है ना। 24 गुरु, जैसे हमारे होते ना, उसको फॉलोअर, आगे बढ़ाने वाले, जिनके बातों को आगे फॉलो करने वाले लोग मिले। तो इनमें 24 तीर्थंकर या 24 तीर्थंकर्स मिले। ठीक है, 23वें स्थान पर जो है 23rd है, उनकी जानकारी मिलती है। लेकिन उससे पहले जो है 22 तीर्थंकर, उनकी कोई जानकारी इतिहास में ज्यादा मिलती नहीं है, इसलिए कहीं भी इतिहास में उनकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है। 23rd के बारे में कहा जा रहा है कि इनका नाम था पारश्वनाथ। इनका नाम याद रखना, पारश्वनाथ 23rd थे। इसके बाद आए महावीर। ठीक है, तो 23rd थे पारश्वनाथ। इनका इम्बेलम, जो प्रतीक चिन्ह था, वो था स्नेक, सॉन्ग ऑफ किंग, है ना। स्नेक को कहा जाता था सॉन्ग ऑफ किंग के रूप में प्रतीक बनाया गया था, यानी राजा की संगीत, है ना। स्नेक इनका हर तीर्थंकर का एक इम्बेलम यानी प्रतीक चिन्ह होता है। तो इनमें जैन वालों में तो इनका प्रतीक चिन्ह था, क्या था? स्नेक यानी सांप। ठीक है, और इनकी फिलॉसफी, यानी जैन की फिलॉसफी, पूरी जैन धर्म की जो फिलॉसफी है, यानी जो सोच है, जो विचार है उनकी, वो विचार 4 बातों पर निर्भर करती है। पहली है कि ये लोग मानता है, यानी जैनिज्म कहता है कि नो इंजरी। नो इंजरी का मतलब है कि किसी को चोट मत पहुंचाओ, किसी को मारो पीटो नहीं, हत्या मत करो, अहिंसा मत का रास्ता मत अपनाओ, है ना।
तो इनका एक मत है कि नो इंजरी, किसी को भी चोट नहीं, इवन कहते हैं कि एक चींटी भी है ना तो उसकी हत्या ना हो तुमसे, ठीक है। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इनका लाइफ स्टाइल जो होता है इसमें वे कपड़े पर हम मुंह पर हमेशा कपड़ा वगैरह लगा के रखते हैं ताकि कोई इंसेक्ट अंदर चला ना जाए और उसकी मतलब हत्या ना हो जाए, ठीक है। तो ये नो इंजुरी, एकदम नहीं, इंजुरी बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। नो लाइंग, ठीक है, नो लाइंग मतलब कि झूठ मत बोलो, है ना, झूठ मत बोलो। इनका कहना है, इन मत में मानना ऐसा है कि कोई भी झूठ मत बोलो। नो स्टीलिंग, चोरी मत करो, है ना, ये इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। इनके धर्म प्रसार का सबसे पहला मंत्र यही है कि न तो इंजरी पहुंचाओ, न झूठ बोलो, न चोरी करो, और नो पजेशन, कुछ अपने पास मत रखो, कुछ भी नहीं। जैसे आप रखते हो ना अपने घर में टीवी, फ्रिज, एसी, कार, है ना, तो ऐसे इनका कहना है कि कुछ भी मत रखो। इसीलिए कहते हैं कि वस्त्र जो पहनते हो वो भी मत पहनो, ठीक है। तो इनके जो फॉलोअर हुए वो क्या करते हैं, दिगंबर जो होते हैं वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, है ना। श्वेतांबर एक और मत बन गया इनमें, वो सफेद वस्त्र पहनते हैं लेकिन दिगंबर नहीं पहनते, ठीक है। तो इनका ये मत मानना है, ठीक है, कि इनका विचारधारा था, ठीक है। महावीर जो बने 24वें तीर्थंकर, 24th तीर्थंकर कौन थे, महावीर थे। 24th प्रॉफिट क्या थे, महावीर थे, यानी तीर्थंकर महावीर थे, ठीक है। ये बॉन्ड कब हुए थे, महावीर की जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादा प्रचार प्रसार इस धर्म का महावीर की वजह से ही हुआ, है ना। महावीर जैन की वजह से सबसे ज्यादा धर्म का प्रचार इनका हुआ, ठीक है। तो महावीर ने भी साधना की थी, जैसे बुद्ध ने कई वर्षों तक साधना किया था वैसे ही महावीर भी वर्षों तक साधना किए थे, और उसके बाद इनको भी इनलाइटमेंट मिली थी। इनलाइटमेंट मिलने के बाद ये समाज को बताए थे कि क्या क्या सही रास्ता है, कैसे आप जीवन में आगे, तुम्हारा ड्यूटी क्या है इंसान का, और क्या क्या करना चाहिए, है ना, बताए थे सारा चीज, ठीक है। तो इन महावीर के बारे में जानकारी जब लेनी है तो कुंडल ग्राम एक गांव है। कुंडल ग्राम कहाँ है, तो ये पड़ता है वैशाली, एक डिस्ट्रिक्ट है, वैशाली एक जगह है, एरिया है, वो कहाँ पड़ता है, मुजफ्फरपुर, बिहार में। बिहार में मुजफ्फरपुर जिला है, वहां पर वैशाली है। वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था, है ना, इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। और इनके फादर का नाम जो था, फादर क्या थे, उनका नाम था सिद्धार्थ। यहाँ पर एक बात मैच करती है कि बचपन के नाम था बौद्ध के, महात्मा बुद्ध के, यानी सिद्धार्थ, और इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ। दोनों चीजें मैच करती है, ठीक है, समझ में आ रही बात। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। अब कहानी इससे आगे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ठीक है, इसके बाद उसी समय इस तरह से इस धर्म के बारे में फैला बढ़ा, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ। जैन बौद्ध की तुलना में अगर देखा जाए तो ज्यादा इसका एक्सपेंशन नहीं हुआ, ठीक है। और बौद्ध फैला, बौद्ध जैसे चाइना वगैरह में बुद्धिज्म वगैरह बहुत ज्यादा फैल गया, ठीक है। तो अब इस हम को कहते हैं ऑरिजिन ऑफ महाजनपद। उसी समय जब ये दोनों धर्म पल बढ़ रहा था तो अब एडवांसमेंट हो रहा था, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो रहा था पृथ्वी पर, विचारधारा बन रही थी, धर्म बन रहा था, आगे बढ़ रहा था, इंसान हो रहा है ना, सारे काम हो रहे थे। तो जनपद जो होता है, महाजनपद, महाजनपद कहा जाता है बड़ा डिस्ट्रिक्ट को, जिसको स्टेट भी कह सकते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में उसी समय 16 यानी 16 महाजनपद यानी बिग स्टेट्स बना, है ना। वो बिग स्टेट आपको याद रखना होगा कि वो 16 बिग स्टेट, लार्ज स्टेट इन इंडिया कौन कौन सा था, ठीक है। वो लार्ज स्टेट में सबसे ज्यादा चर्चा होती है मगध की। मगध एक सबसे बड़ा जो राज था, मतलब देश था, वो मगध था। मगध कहां से कहां तक फैला हुआ था, तो म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक चला गया था, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये 16 महाजनपद की नाम आप लिख लो, जिसमें काशी विश्वविद्यालय जो आज है बनारस में, ठीक है, तो मतलब काशी वहां पर जगह है, ठीक है। तो काशी, कोसला, ये सब क्या था, स्टेट था। अंग जो है पूर्णिया जिसको आज कहते हैं बिहार में, वो अंग है। बाजी, ये सब बाजी, मुल्ला, छेदी,
कुरु, है ना, और पंचाल, पंचाल ये पड़ता है, और माचा, हाँ, सुरसेना, है ना, अशाका, ये सब सारे क्या थे, अवंती, गंधार जो पड़ता है पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है, कंबोज, ये सब क्या था, ये 16 बड़े राज्य यानी बड़े देश बने थे। समझ में आ रही बात? तो ये 16 बड़े देश बने थे। कब बने थे? तो उसी समय सभ्यता जब विकास हो रही थी, धर्म जब बन रहा था, हिंदू भारत में 2 धर्म पनप रहे थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उस समय भारत इस रूप में आ रहा था ना। आगे इसके आगे कहानी आती है कि कौन सा वंश अब धीरे धीरे क्या बना कि एक राजा बना, तो उसके वंश में यानी उसके बेटे भी राजा बने और फिर उसके बेटे भी राजा बने। तो ऐसे को कहते हैं जब एक ही परिवार में कई पीढ़ी तक राजा बन जाता है तो उसको कहते हैं एम्पायर, डेस्टिनी, क्या कहते हैं, वंश। वंश यानी डायनेस्टी, अंग्रेजी में डायनेस्टी कहते हैं, डायनेस्टी, ठीक है। तो मगध जब राज्य था, मगध जब बन रहा था, मगध जो राज्य बना था, तो उसमें शुरुआती जो वंश बनी, राजवंश, वो बनी कौन सा राजवंश? तो हरण्यक डायनेस्टी, हरण्यक डायनेस्टी। यानी याद रखना कि मगध एम्पायर की शुरुआत कहां से होती है? तो हरण्यक डायनेस्टी से। हरण्यक डायनेस्टी में बिंबिसार, बिंबिसार नामक राजा बने। बिंबिसार के पहले उनके ग्रैंडफादर भी शासन किए थे, लेकिन इतिहास में स्रोत नहीं मिलता है कि ग्रैंडफादर या उनके फादर क्या क्या किए, क्या नाम था। तो शुरू कहां से, चर्चा कहां से होती है? फाउंडेशन किनको माना जाता है कि ये जो वंश जो था हरण्यक वंश, उनके जो फाउंडर थे वो कौन थे? बिंबिसार थे। तो बिंबिसार की जो टाइम थी वो नोट कर लेना। ये पूरा मगध उसी समय जब बौद्ध धर्म पनप रहा था उसी समय का टाइम है, यानी कि 566 बीसी की। अब 563 में कहानी आती है बौद्ध धर्म की, ठीक है। तो एक ही टाइम में हमारा मगध बना था, ठीक है। तो मगध में है ना, इसको फॉर्मली बिंबिसार कहते हैं, यानी उनका नाम बिंबिसार ही पड़ा, यानी बिंबिसार के नाम से जाने गए हरण्यक वंश के वो राजा जो सबसे प्रतापी उस टाइम थे, तो उनको फाउंडर माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद बिंबिसार का टाइम, एग्जैक्ट टाइम देखो, यहां पर डिफरेंस आपको मिलेगा टाइम का, क्योंकि यहां पर है 566 बीसी दिया हुआ और यहां पर 544 से लेकर के 492 तक बिंबिसार का टाइम था। यानी बीच का टाइम जो इतिहास का है, बीच का जो गैप दिख रहा है, उसमें उनके फादर और ग्रैंडफादर ने शासन किया था, लेकिन कोई ऐतिहासिक स्रोत ज्यादा मिलता नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कॉन्टेम्पररी बुद्धा, यानी ये बुद्ध के कॉन्टेम्पररी थे, यानी उसी के समकालीन थे, उसी समय इनका भी शासन वंश बन रहा था, ठीक है। समझ में आ रही बात? उसी के कारण उसी टाइम में इनका वंश बन रहा था, ठीक है। तो अब आगे आते हैं, ये जब बने, बिंबिसार जब राजा बने तो अपने राज्य से व्यापार के लिए, ट्रेड करने के लिए रास्ता बनाए। वो रास्ता कहां से बनाए? तो साउथ इंडिया में जाने के लिए वो रास्ता बनाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने अंग एक स्टेट है, अंग जिसको आज कहते हैं ये मुंगेर, तो मुंगेर को जीता, अंग को जीता। बिंबिसार ने अंग को जीता ट्रेड करने के लिए। किधर? दक्कन की एरिया में, क्योंकि दक्कन में कुछ राजा थे जो कि उधर 16 स्टेट था ना, उसमें दक्कन में भी कुछ राजा थे। तो दक्कन में जाने के लिए, यानी साउथ इंडिया में जाने के लिए, उधर से रोडवेज निकालने के लिए उन्होंने अंग को जीता, ठीक है। उसके बाद कैपिटल इन्होंने जो बनाया, हर राजवंश जब बनता है या राजा बनता है तो अपने रहने के लिए एक किला बनाता है, एक बड़ा सा किला जिसमें सारा राजतंत्र वहीं चलता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं कैपिटल। आज भी कैपिटल दिल्ली जो है क्या है? इसलिए कैपिटल है क्योंकि यहाँ राजा रहता है, यहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, इसलिए इंडिया का कैपिटल है, ठीक है। ऐसे ही होता था उस समय भी, राजवंश टाइम में भी, कि राजा ही प्रोमिनेंट होता था, राजा के ही सारे नियम कानून लगाते थे, सारी चीजें चलती थी राजा से। तो उनके बनने के लिए महल बनता था और उस महल वाले एरिया को कैपिटल माना जाता था। तो पहली बार जब ये बन रहा था मगध एम्पायर, तो उस समय जो महल था वो राजगृह, एक जगह है, जाओगे बिहार में तो एक जगह है राजगृह, जो कि आप इस एरिया में पड़ेगा, नेपाल के साइड एक पहाड़ जुड़ता है और उससे उसी के पास मगध में
राजगृह है, तो वहां पर उन्होंने बनाया था अपना कैपिटल राजगृह में, इसलिए उसका नाम ही राजगृह है, राजाओं को रहने का घर। पहले ऐसा नाम होता था राजगृह, उस जगह का इसीलिए नाम है क्योंकि पहली बार राजा हिंदुस्तान में उस जगह रह रहा था, इसलिए वो राजगृह है, वो एरिया है ना। तो राजगृह मतलब किंग प्लेस, पैलेस ऑफ किंग, है ना, प्लेस ऑफ किंग। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो राजगृह को उन्होंने कैपिटल बनाया। अब आगे बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट। उसी वंश में बिंबिसार के बेटे हुए अजातशत्रु, बिंबिसार के बेटे हुए अजातशत्रु। अजातशत्रु हरण्यक वंश के दूसरे राजा हुए, दूसरे प्रोमिनेंट राजा हुए। अजातशत्रु का टाइम था 492 बीसी, बीसी इसको लिख लेना, बिफोर सेंचुरी की बात है। 492 बीसी से लेकर के 460 बीसी तक किन्होंने शासन किया? अजातशत्रु ने शासन किया। तो अजातशत्रु का ये टाइम था। ठीक है, अजातशत्रु बिंबिसार के बेटे थे, लेकिन जैसे ही अजातशत्रु बड़ा हुए इन्होंने अपने फादर को सीज कर दिया। सीज कर दिया यानी इन्होंने शासन हासिल करने के लिए, गद्दी पर जबरदस्ती बैठने के लिए अपने फादर को हटाया और खुद शासक बना, है ना। तो इनका नाम था अजातशत्रु, अजातशत्रु शासन बना। ठीक है, और एक क्या किया, अपना शासन हासिल किया। ये वैशाली और कोसला, ये दो स्टेट को इन्होंने जीता था, कंकड़ किया था, है ना। उन्होंने जो जीता था मुंगेर को, अंग को, यानी मगध अब फैलने लगा था। मगध जहां था, मगध अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। मगध एक बहुत बड़ा एम्पायर बन गया था, वहां लेकर के म्यांमार, बांग्लादेश और इधर अफगानिस्तान तक पूरा ये मगध ही था। कुछ दक्कन के पठार से साउथ की एरिया के इंडिया को छोड़ दो, बाकी पूरा का पूरा एक ही राज्य था। ये दिल्ली हरियाणा सब उसी में आ रहा था। ठीक है, मगध में। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये पूरा उन्होंने जीता था। किसने जीता था? अजातशत्रु ने। दो और स्टेट जीते थे, वैशाली और कोसल, कोसल भी एक स्टेट था। ठीक है, तो इनको जीता था। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसी वंश में जो अजातशत्रु के बेटे हुए उनका नाम था उड्डयन। उड्डयन अजातशत्रु के बेटे थे और फिर उड्डयन का टाइम आया। उड्डयन 460 ईस्वी से 444 यानी 460 से लेकर के बीसी से बिफोर सेंचुरी से लेकर के 444 बीसी तक उड्डयन शासक बने। और उड्डयन ने क्या किया? उड्डयन ने, राजगृह सुरक्षित नहीं था। राजगृह सुरक्षित क्यों नहीं था? क्यों? राजगृह के साइड से नेपाल पड़ता और नेपाल के साइड से पूरा पहाड़ी एरिया पड़ता है, जहां पर से चाइनीज वगैरह, मंगोल वगैरह अक्सर आकर के आक्रमण, चोरी वगैरह करते थे। तो वो सुरक्षित नहीं था, हमेशा लड़ाई लड़ना पड़ता था अजातशत्रु को। और उनके बाद जब इनके बेटे आए उड्डयन को, तो उड्डयन ने सोचा कि क्यों न किले को सुरक्षित किया जाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि वहां से कैपिटल हटाया और लेकर के कहाँ आ गया? पाटलिपुत्र, जिसको आज पटना कहते हो। तो उड्डयन ने पटना में पहली बार पाटलिपुत्र में अपना पाटलिपुत्र नाम से उसको कैपिटल बनाया। और पाटलिपुत्र सुरक्षित था। कैसे सुरक्षित था? तो पाटलिपुत्र के दक्षिण साइड में जब आओगे तो दक्षिण साइड में गंगा बहती है ना। तो गंगा नदी है, तो नदी पार करके इन्वेजन करना उस जमाने में बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि नाव का जमाना था, तलवार का जमाना था। इतना आसान नहीं होता था कि सब सैनिक नाव नदी पार करके इन्वेजन कर ले। ठीक है, और इनके भी सैनिक होते थे राजा को, तो बड़ा मुश्किल होता था नदी पार करके लड़ना। और उसी तरह से दक्षिण में गंगा बहती है और पश्चिम में सोन नदी बहती है। तो सोन और गंगा दो तरफ से सुरक्षित कर देती है। एक तरफ से जो पहले राजगीर था उस एरिया से पहाड़ से सुरक्षित हो जाता था, फिर दूरी भी बढ़ जाती थी, उधर मंगोल नहीं लड़ पाते थे, बीच मैदान में लड़ाई अच्छी हो जाती थी। तो पटना जो था, पाटलिपुत्र था, वो चहु ओर से सुरक्षित था, यानी चारों दिशाओं से वो एक सेफ कैपिटल बना। इसीलिए उड्डयन ने क्या किया? कैपिटल बना दिया पटना। समझ में आ रहा है? पाटलिपुत्र, जिसका नाम दिया पाटलिपुत्र, पुराना नाम पटना का पाटलिपुत्र है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इसके बाद वंश चेंज होता है, यानी डायनेस्टी चेंज होती है। यानी उड्डयन के एक मंत्री थे, मिनिस्टर, जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग क्या था? उड्डयन का एक मिनिस्टर था शिशुनाग, है ना। शिशुनाग
मंत्री था और शिशुनाग ने तख्ता पलट किया, यानी उड्डयन से हासिल कर लिया क्या, राजतंत्र, है ना। तो शिशुनाग ने फाउंडेड किया अपना मिनिस्ट्री, अपना जो शिशुनाग था जो क्या किया कि अपना वंश बनाया, शिशुनाग वंश के नाम से इतिहास उसे जानती है ना। तो अब क्या हुआ कि वो वंश हरण्यक वंश खत्म हुई और दूसरा डायनेस्टी शुरू हो गया, शिशुनाग डायनेस्टी। तो इसका टाइम आप लिख लो कि शिशुनाग डायनेस्टी का टाइम क्या है, ठीक है। इस शिशुनाग वंश का डायनेस्टी का टाइम है 356 बीसी से लेके 322 बीसी तक, ठीक है। तो इस टाइम पर तक क्या है, शिशुनाग वंश ने शासन किया और इन्होंने भी एक्सपैंड किया मगध को। और एक कालाशोक, जो कालाशोक थे ना, कालाशोक से लड़े थे, कालाशोक बुद्धिस्ट काउंसिल, अच्छा एक बुद्धिस्ट काउंसिल था, उसको ये जो था ना, ये क्या नाम है एरिया, क्या मैंने बताया, हाँ ये फाउंडेड कोसला जो था ना एरिया, वो क्या था, वो काउंसिल था बुद्धिस्ट का। तो वहां पर इन्होंने उसको जीता, है ना, और डायनेस्टी की मतलब उसने शासन कर लिया, ये टाइम था, है ना। और उसके बाद नंदा डायनेस्टी, इस टाइम को देखो, बीच में एक अंतर है इस डायनेस्टी में। इन्वेजन जो हुआ अलेक्जेंडर का, उस समय नंदा डायनेस्टी बन गया था। तो ये टाइम देखो 322 बीसी, और पिछला टाइम देखो उसमें एक टाइम का गैप है, इस टाइम यानी 444 बीसी से लिखो, 444 बीसी से लेकर के 356 बीसी, 444 बीसी से लेकर के 300, यानी यहां पर टाइम लिख लेते हैं 444 बीसी से लेकर के 356 बीसी तक ये टाइम था, बीसी था। इस टाइम में शिशुनाग वंश था, शिशुनाग वंश का ए टाइम था, ये नोट कर लेना, बीच में इसमें मैंने मेंशन नहीं किया था, तो अब मैं मेंशन कर देता हूं, ए टाइम था शिशुनाग वंश। उसके बाद ये जो टाइम मैंने बताया 356 बीसी से लेकर के 222 बीसी, ये टाइम था इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, यानी अलेक्जेंडर जिसको सिकंदर कहते हैं, उसका आक्रमण का टाइम था, ठीक है। और इस समय डायनेस्टी चेंज हो गई थी और दूसरा वंश आ गया था, नंद वंश आ गया था, नंद वंश की कहानी आती है, ठीक है। तो इस समय टाइम चेंज हो गया और ये नंद वंश बना, ठीक है। नंद वंश की कहानी ऐसी है कि नंद वंश को फाउंडेशन देने वाले महापद्मानंद थे, महापद्मानंद के बारे में इतिहास में ऐसी जानकारी मिलती है कि ये महापद्मानंद जो थे वो किसी मतलब किंगशिप जो होता है ना, राज परिवार, यानी पहले ऐसे परिवार बने जो कि क्षत्रिय ग्रुप से नहीं थे। क्षत्रिय पहले माना जाता था, पहले होते ही थे, क्षत्रिय वंश से राजा होते थे, लेकिन पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ये जो महापद्मानंद, इसका नाम लिख लो, जो नंदा डायनेस्टी का महापद्मानंद, MAHA, महापद्मा, PADMA, पद्मा, NAND, नंद, है ना, महापद्मानंद। ये फाउंडर हुए किसके, तो ये फाउंडर हुए नंदा डायनेस्टी के। तो नंदा डायनेस्टी के महापद्मानंद थे, जो कि पहले क्या थे, नॉन क्षत्रिय थे। क्या थे, नॉन क्षत्रिय, KSHITRIYA, यानी क्षत्रिय ग्रुप से नहीं थे। ये क्या थे, तो इनकी कहानी है कि ये नाई थे। नाई हुआ क्या था कि ये शिशुनाग वंश जब चल रहा था तो उसके जो लास्ट शासक थे, वो उनका एक बच्चा था जो कि वहीं की दासी से था वो बच्चा, ठीक है, जिसका नाम महापद्मानंद बना। और वो दासी थी, वो नाई वंश की थी, ठीक है। तो फिर उसको एक राज परिवार की तरह ओहदा दिया गया, बच्चा को उसको राज का बनाया गया था, ये हजाम बनाया गया था। फिर उसको ये अपमानित लगा, तो महापद्मानंद जब बड़ा हुआ तो उसने क्या किया कि अपने राजा को कत्ल करके पूरे परिवार को, फिर वो महापद्मानंद नंद वंश बना, ठीक है। तो नंद वंश में याद रखना महापद्मानंद था। महापद्मानंद के टाइम में एक उनके जो मिनिस्टर थे, उनका नाम जो था चाणक्य था, है ना। तो चाणक्य जो था वो हमेशा उसकी पॉलिसी बड़ा क्रूर था, इसलिए वो पॉलिसी जनता के खिलाफ बनाता था। तो उसके खिलाफ क्या करते थे कि चाणक्य विरोध करते थे। जिन चाणक्य की चर्चा हम कर रहे हैं, वो चाणक्य, जो चाणक्य गुरु हैं, उनके फादर की चर्चा अभी मैं कर रहा हूं।
उनके फादर का नाम चाणक्य था। जिस चाणक्य को दुनिया जानती है उनके फादर का नाम चाणक्य था, और जिस चाणक्य को आज दुनिया जाने उनका ओरिजिनल नाम था विष्णुगुप्त। बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से वो जाने जाते थे। तो महापद्मानंद ने, यानी जिन चाणक्य को हम जानते हैं कि विष्णुगुप्त थे, उनके फादर यानी जो पुराने चाणक्य थे, यानी ऐसे कर लें कि ये चाणक्य हैं, चाणक्य CHANAKYA, है ना। तो ये चाणक्य जो हैं ये क्या है, महापद्मानंद के मिनिस्टर हैं, यानी महापद्मानंद के मिनिस्टर हैं, महापद्मानंद के मिनिस्टर हैं। तो महापद्मानंद के मिनिस्टर ये चाणक्य हैं, और इनका बेटा है विष्णुगुप्त, VISHNUGUPT, विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त के बाद में चाणक्य नाम पड़ता है, बाद में इनका नाम पड़ता है CHANAKYA। क्यों पड़ता है चाणक्य नाम, वो मैं बात बताता हूं, ठीक है। ये चाणक्य जो थे महापद्मानंद की पॉलिसी को काटते थे, उसका विरोध करते थे, है ना। तो उनको क्या किया, महापद्मानंद ने बीच चौराहे पर तलवार से उनकी पेट फाड़ दी। वो मरने लगे तो अपने बेटे को बुलाकर कहा कि आज तो मैं मर रहा हूं, लेकिन ये लड़ाई तुम्हें जारी रखनी होगी। और उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को कहा कि आज से तुम अब मेरा नाम ले लो, और दुनिया अब से तुम्हें चाणक्य के नाम से जानेगी, क्योंकि विचारधारा मरनी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर बाद में विष्णुगुप्त जो थे वही उनके बेटे, यानी कि महापद्मानंद के जो बेटे हुए, उनका नाम था धनानंद, धनानंद, THANANAND, धनानंद। तो धनानंद जब मंत्री बना तो विष्णुगुप्त भी राजा बना, तो विष्णुगुप्त उसके राज्य में मंत्री बने, और विष्णुगुप्त भी वही काम करने लगे जो करते थे उनके फादर यानी चाणक्य। और विष्णुगुप्त अब विष्णुगुप्त नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने फादर का नाम अडॉप्ट किया और वो चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक है। तो चाणक्य क्या करते थे, धनानंद की हर पॉलिसी का विरोध करते थे, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ, आगे बढ़ा, उसमें धनानंद ने उनको अपमानित करके राज्य से निकाल दिया। फिर उन्होंने कसम खाई कि मैं तुम्हारे वंश को खत्म करूंगा और एक अच्छा राजवंश बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद कहानी आती है अलेक्जेंडर की, जो अलेक्जेंडर उसी टाइम में जब ये घटनाएं हिंदुस्तान में हो रही थी, तो उधर मैसेडोनिया में, यानी यूरोप के पास एक छोटा सा देश है मैसेडोनिया, वहां भी एक क्रूर बच्चा पैदा लिया था, जो धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो अपने बाप फिलिप को हत्या करके वो गद्दी पर बैठा और बड़ी क्रूरता से पूरे दुनिया को जीतने लगा। एक ऐसी पॉलिसी उसने चलाई जिससे डर कर सारे दुनिया वाले उसके गुलाम बन गए थे, ठीक है। वो करता ये था क्या कि वो जिस भी राष्ट्र पर आक्रमण करता था वहां पर सारे लोगों की कत्लेआम कर देता था। इस डर से जो छोटे कमजोर राज्य थे वो उनके साथ सरेंडर कर देते थे, और वो धीरे धीरे उन सब लोगों को सैनिक की ट्रेनिंग देता था और अपनी सेना में रख करके बड़ा फौज बना लिया था। और धीरे धीरे, क्योंकि मगध उस समय विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था, तो उसका नजर मगध पर था अंत में कि मगध जाएंगे, मगध जीतेंगे। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं, वो सारी कहानी बीच में आएगी, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि जब नंदा डायनेस्टी बनी थी तो एक बहुत बड़ा मगध एम्पायर बन गया था। नंद के टाइम में ही एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया था मगध, जिसमें 2 लाख इन्फैंट्री कहते पैदल सेना को, 2 लाख सैनिक जो थे वो इन्फैंट्री थे, पैदल लड़ने वाले थे। और कितने थे, 60,000 कैविलरी थे, यानी जो लड़ने वाले कैबिलरी मतलब जो घोड़े पर घुड़सवार लड़ते हैं ना, उनको कैबिलरी कहते हैं। तो 60,000 जो थे कैबिलरी थे, और 6,000 एलिफेंट वार, है ना, एलिफेंट से, हाथी से लड़ने वाले 6,000 सैनिक थे। और जो है ना, और यही इतनी बड़ी सेना होने के कारण जब सिकंदर आया था लड़ने तो उसको रोका गया था बहुत दिनों तक, क्योंकि मगध में बहुत सारा सैनिक था, पूरा सुरक्षित था मगध, ठीक है। आगे अलेक्जेंडर की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया कि मैसेडोनिया में फिलिप के बेटे अलेक्जेंडर जिसको दुनिया सिकंदर के नाम से जानती है, वो सिकंदर वो अपनी पॉलिसी, अपनी क्रूर पॉलिसी के साथ इस समय उसकी कहानी है कि आगे बढ़ा है। यानी कि 356 BC से लेकर के 323 BC तक उसकी सारी कहानियों का गाथा इतिहास में मिलता है ना। तो वो इन्वेडेड, उस बचपन से ही उसकी मानसिकता बन गई थी कि हम हिंदुस्तान को जीत करके विश्व विजेता बन जाएंगे, और इसीलिए वो संपूर्ण शक्ति
का संग्रह कर रहा था, पूरा विश्व जीत रहा था, वो पूरा विश्व जीतता चला गया अपनी पॉलिसी की वजह से। और अंत में वो आया इन्वेडेड इंडिया, इंडिया में आक्रमण करने के लिए आया। वो टाइम था, जो लिख लो इन्वेडेड इंडिया में, कि इंडिया में जब आया था वो टाइम था 326 BC। ठीक है, इस समय वो जब आया तो इंडिया में एक जगह पर लड़ना पड़ा उसको। पोरस राजा था, पोरस के साथ पहला बार लड़ना पड़ा, क्योंकि सिंध पर्वत के पास एक नदी है झेलम, वहां पर एक राजा था। उस मैदान में जो लड़ा था हाइड पास का मैदान है, जहां पर उसने वो लड़ाई किया था। किसके साथ? तो उसके पोरस के साथ। पोरस ने उसे बहुत अच्छी टक्कर दी थी। कई बार ऐसा हुआ था कि लड़ाई जब लड़ रहा था तो उस दौरान वो सिकंदर को भागना पड़ता था पोरस से बच करके अपनी सेना के बीच से। यानी कि वो कई बार 17-18 बार ऐसे कर चुका था सिकंदर को। फिर अंत में चूंकि वो बहुत छोटा सा राजा था, उसके पास सैनिक नहीं थे, अंत में वो पकड़ लिया गया पोरस। और जब कैद कर लिया गया तो उसे बीच मतलब कि दरबार में बुला के पूछा गया कि अब बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो वो बोलता है पोरस कि जैसा एक राजा के साथ व्यवहार करते हो वैसा मेरे साथ व्यवहार करो। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी लड़ाई से प्रसन्न हूं, तुमने अकेले इतनी अच्छी से मुझे भगा भगा करके दिखा दिया कि तुम कितने बड़े लड़ाका हो, तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हारी जनता को नहीं मारूंगा, तुम मेरी सेना में शामिल हो जाओ और मेरे साथ मगध पर आक्रमण करो। ठीक है, अब वहां से इन्वेजन होता है मगध की तरफ। अब सिकंदर मगध की तरफ बढ़ता है तो ब्यास नदी के पास क्रॉस करता है, वहां से आती है झेलम पार करके ब्यास नदी के पास आता है। तो ब्यास नदी के पास आता है तो यहां पर गुरु थे चाणक्य। उस समय वो सारी सूचनाएं उनको मिल रही थी और ये भी पता था गुरु चाणक्य को कि ये नालायक डायनेस्टी वाले, नंद वंश वाले, यानी धनानंद को बर्बाद कर देगा सिकंदर, है ना, पूरी जनता को नष्ट कर देगा सिकंदर। इसीलिए उसने क्या किया, चंद्रगुप्त को उस समय ट्रेंड करके तैयार कर लिया था और चंद्रगुप्त से सुरक्षित करवाया अपने देश को। बहुत सारी कहानी आती है उसमें कि कैसे कैसे उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया, कैसे चंद्रगुप्त को बताया कि कैसे देश को सुरक्षित करोगे, कैसे लड़ोगे। तो हुआ था कि ब्यास नदी जब पार करने की बारी आई थी तो उस समय चाणक्य ने कहा कि देखो चंद्रगुप्त को कि देखो इसको ब्यास नदी का मुहाना मैदानी क्षेत्र में खोल दो ताकि पानी अंदर आ जाए। इससे क्या होगा कि सिकंदर की सेना अंदर जब आ जाएगी, जब मैदानी क्षेत्र में, तो 1000 किलोमीटर तक दलदल बन जाएगी और सिकंदर की सेना उस दलदल को क्रॉस करके दलदल में नहीं लड़ पाएगी। तो इसीलिए वो नदी खोल दिया था अकेला सिकंदर। और उस समय जब लड़ाई हुई थी मगध के साथ तो मगध में इतने हाथी वगैरह थे और सिकंदर के पास हाथी नहीं थे, घोड़े थे। तो बहुत दिनों तक सिकंदर को क्या हुआ, झेलम के पास ही रुकना पड़ा था। लगभग 19 महीने तक क्या हुआ था कि सिकंदर झेलम के पास नदी जब ब्यास नदी जब पार कर रहा था तो 19 मंथ तक या नंद वंश की सेना उसको रोके रह गई। और इस दौरान सिकंदर को इन्फेक्शन लग गया था क्योंकि पूरी जमीन में वायरस बैक्टीरिया फैला हुआ था और वो बीमार पड़ गया था पूरी तरह। और उसके बाद उसको लौटना पड़ा। उसका जो मित्र था सेलुकस उसका मंत्री था। जब वो पूरी तरह से बीमार पड़ने लगा, वो भी एक चाल थी चाणक्य की, उस वजह से वो मरने की कगार पर आया और उसको ले जा करके बेबीलोन में जब मर गया, वापस ले जा रहा था वहाँ मेसोडोनिया, तो बेबीलोन में यानी इराक के पास बेबीलोन पड़ता है, वहाँ पर उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो उसके बाद सेल्यूकस भी दोबारा आता है और सेल्यूकस से लड़ाई होती है। तब तक क्या होता है कि इधर मगध में का राजा बन जाता है, उसकी सेना को हासिल करके राजा बन जाता है चंद्रगुप्त और नंद वंश को खत्म कर देता है। फिर उधर से सेल्यूकस भी आता है लड़ने के लिए, लेकिन सेल्यूकस को भी हार का सामना देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये टाइम याद रखना कि इसकी सेना की वजह से, इसकी लड़ाई की वजह से 19 मंथ तक सिकंदर को यानी अलेक्जेंडर को यानी सिकंदर जिसको कहते हैं, सिकंदर को कहां रहना पड़ा, सिकंदर को बीमार रहना पड़ा और बेबीलोन में जाकर के कब मरा था, ये डेट याद रखना, मरा कब था, तो 223 BC बिफोर सेंचुरी। और उसको ले कौन जा रहा था, उसको ले जा रहा था सेल्यूकस, है ना। तो ये सारी कहानी आती है। और सेल्यूकस की बेटी यहां पर कर्नेलिया जो थी, कर्नेलिया का शादी जो हो गया था उस समय
वो हो गया था चंद्रगुप्त से, है ना। तो ये सारी कहानी आती है करने, और सिकंदर सेलुकस उसको ले जा रहा था, डेड हो गया था, तो और वहीं बेबीलोन की झूला जो है वहीं पर उसका डेड बॉडी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मौर्य डायनेस्टी की, ठीक है। तो मौर्य डायनेस्टी, अब इसके बाद जब हार गया, सिकंदर मर गया, तो यहां पर शुरू हो गई हिंदुस्तान में मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य था और फिर मौर्य के नाम से मौर्य वंश चला, ठीक है। तो मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य को फाउंडर माना जाता है। ये चाणक्य की वजह से शासक बना, और इसका टाइम जो था वो नोट करना, 322 बीसी से लेकर के 290 यानी 322 बीसी से 297 बीसी तक ये टाइम आता है, और ये टाइम कहलाता है चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम है, ठीक है। तो इस टाइम में चाणक्य जो है, चाणक्य जो थे मेन मिनिस्टर थे, क्योंकि चाणक्य ने ही पूरी लड़ाई जितवाई थी, और चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था। और बचपन में मैंने बताया ही था कि उनको विष्णुगुप्त नाम था। कौटिल्य वो जब इकोनॉमिक्स लिखते थे, अर्थशास्त्र लिखते थे, तो उनको कौटिल्य का संज्ञा दिया गया था। यानी चाणक्य जिनको आज हम जानते हैं, उनका नाम कौटिल्य और उनका नाम विष्णुगुप्त है। विष्णुगुप्त बचपन का नाम, और कौटिल्य इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र वगैरह लिखने की वजह से कौटिल्य नाम, ठीक है। और जो ग्रीक राइटर हैं वो चंद्रगुप्त को एक नाम दिया, ग्रीक बुक में, ग्रीक में जो इतिहासकार है वो लिखते हैं चंद्रगुप्त को शैड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त को अपने बुक में उनका नाम देता है चंद्रगुप्त को, ठीक है। ग्रीक हिस्टोरियन, ये ध्यान रखना, ठीक है। अरबिक प्रोविंसेस में, अरब में सेलुकस जो था, यानी जो दोस्त था, जो मिनिस्टर था किसका? सिकंदर का, अलेक्जेंडर का। सेलुकस, वो पूरा अरब कंट्री, जब सेलुकस मर जाता है तो पूरे अरब कंट्री, यानी कि अरब में जिसको आज कहते हैं ओमान, अमन, ये सब, कुवैत, कतर, बहरीन, ऐसा सारे, और ईरान, इराक और अफगानिस्तान, ये सारे जो एरिया था वो कब्जा कर लिया था सेलुकस, है ना। तो सेलुकस के हाथ में सारा प्रोविंसी था, और जब सेलुकस दोबारा लड़ने आया तो अफगानिस्तान उसको देना पड़ा, मजबूर होकर के वो अफगानिस्तान छोड़ करके भाग गया, ठीक है। तो इस वजह से भारत में पहले अफगानिस्तान नहीं था, वो आया था किसकी वजह से? चंद्रगुप्त की वजह से। तो चंद्रगुप्त के बाद वो भारत में एक और इंपायर बढ़ गया मगध का, वो हो गया अफगानिस्तान तक चला गया, ठीक है। चंद्रगुप्त डिफीटेड सेलुकस, और सेलुकस से जो लड़ा था चंद्रगुप्त, तो उसकी टाइम याद रखना कि सेलुकस वापस जब लड़ने आया था तो वो लड़ा था किस वजह, हारा था किस वजह से? तो 300 का वो टाइम कौन सा था? तो 305 बीसी, 305 बीसी पूर्व वो लड़ा था, सेलुकस लड़ा था चंद्रगुप्त से, और उसको हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हमारे यहाँ जो मिलिट्री फोर्सेस थी, जो चंद्रगुप्त ने मिलिट्री फोर्सेस तैयार किया था, वो काफ़ी स्ट्रांग था। उसमें 9,000 जो थे वो हाथी के लड़ाके थे, हाथी से लड़ने वाले 9,000 सैनिक थे। यही कारण था कि चंद्रगुप्त आराम से उसको हरा करके भगा दिया, ठीक है। आगे कहानी आती है, इसके आगे वो आती है जो बुक, किताब वगैरह जो लिखे हैं, किताब लिखने वाले अर्थशास्त्र के राइटर, यानी कि अर्थशास्त्र जो किताब है उसको दुनिया में लिखने वाले 2 राइटर हैं, प्रीवियस राइटर, जिसको हम कहते हैं, एक को मेगास्थनीज। मेगास्थनीज क्या था? तो मेगास्थनीज अलेक्जेंडर का इतिहासकार था, यानी अलेक्जेंडर, यानी जिसको सिकंदर कहते हैं। सिकंदर जहां जहां जाता था, मेगास्थनीज क्या करता था? उसकी इतिहास लिखता था। तो मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका, इंडिका याद रखना, ये बुक क्या है? इंडिका। इंडिका क्या है? तो अर्थशास्त्र की एक बुक है, अर्थशास्त्र की बुक है ना। तो उसको इंडिका कहते हैं। चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र नाम से एक बुक लिखी, है ना। अर्थशास्त्र का 2 वॉल्यूम चंद्रगुप्त ने लिखा, चाणक्य ने लिखा। गुरु चाणक्य ने अर्थशास्त्र के 2 वॉल्यूम लिखे, क्योंकि जब चंद्रगुप्त बन गया था शासक, तो हुआ क्या कि उसकी शासन को
अच्छी तरह से चल रहा था, सब चाणक्य की वजह से चल रहा था। तो जितने भी पॉलिसीज थे वो डिस्क्राइब करते थे चाणक्य। और मुद्रा राक्षस एक देखा था विशाख दत्त, ये राइटर थे उसी समय, विशाख दत्त का नाम लिख लो, विशाख दत्त। चाणक्य की बात भी आती है और विशाख दत्त की बात भी आती है। विशाख दत्त ने जो बुक लिखी है उसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस क्या है? तो डिस्क्राइबिंग जो चंद्रगुप्त के जो शत्रु थे ना उसकी चर्चा इन्होंने की है। डिस्क्राइबिंग चंद्रगुप्त आज एनिमी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो सैन्य दुश्मन था ना उसकी चर्चा मुद्रा राक्षस में की गई है। तो पूछता है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि मुद्रा राक्षस के राइटर कौन है? विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस में क्या बात कही गई है? तो चंद्रगुप्त की सारे शत्रुओं के बात की चर्चा की गई है। एंड एक और है देवी चंद्रम, है ना, ये भी विशाख दत्त ने ही लिखी है, देवी चंद्रगुप्तम, और ये सब सारी कहानी विशाख दत्त ने लिखी है। अब इसके आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हमने बताया था क्या कि अर्थशास्त्र जो लिखे थे चाणक्य, वो क्या लिखे थे? वो सिस्टम ऑफ लिविंग, जो मौर्य वंश का जो पूरा मगध वंश का जो जिस तरह से शासन चल रहा था वो सारे शासन की बात उसमें कहा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है चंद्रगुप्त के बेटे का शासन। चंद्रगुप्त के बेटे का नाम है बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त के बेटे, यानी चंद्रगुप्त जब बूढ़े हो गए तो उनके बेटे का शासन आया। उनके बेटे का टाइम जो है शासन का वो लिख लो 297 बीसी से 273 बीसी तक। हुआ क्या था? बिंबिसार की जन्म की कहानी ऐसी है कि बिंबिसार जिस रानी से बिंबिसार का जन्म हुआ था उस रानी ने एक बार खाना खा लिया था चंद्रगुप्त के साथ बैठ करके, जबकि बिंबिसार पैदा होने वाला था। और चूंकि चंद्रगुप्त बचपन से चाणक्य उनको जहर देते थे, उनको एंटीबॉडी यानी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए चाणक्य जब उनको पाल पोस रहे थे तो चंद्रगुप्त को हमेशा वो जहर देते थे। क्या देते थे? पॉइजन देते थे। चंद्रगुप्त को क्या देते थे? पॉइजन, POISION, है ना। इस वजह से चंद्रगुप्त क्या हो गया था? पॉइजनस हो गया था। ठीक है, तो उसी के साथ रानी बैठ करके क्या कर रही थी? खाना खा रही थी और बच्चा होने वाला था। ठीक है, इस वजह से क्या हो? पॉइजनस फूड उसमें हो गया और उस वजह से बच्चे की मरने की स्थिति बनने लगी। तो बच्चे को जन्म से बचाने के लिए राजा ने यानी चंद्रगुप्त ने रानी के पेट को काट करके निकाल लिया। ठीक है, इस वजह से रानी मर गई और बिंदुसार बच गया। ठीक है, तो बिंदुसार, यहां पर बिंबिसार की एक चर्चा मैंने किया था, यहां पर बिंदुसार की चर्चा की है। बिंबिसार वो जो एम्पायर बना रहे थे, मगध एम्पायर, है ना, वो पहला एम्पायर। ठीक है, मगध एम्पायर जो बना रहे थे वो बिंबिसार थे और ये बिंदुसार है ना। तो बिंदुसार जो है उसका टाइम लिख लो 2097 बीसी से लेकर के 2073 बिफोर सेंचुरी की बात है। और वो कब की बात है? जो वो 566 बीसी की बात है ना। तो काफी टाइम गैप है दोनों के बीच में, बिंदुसार में और बिंबिसार में। वो बिंबिसार थे और ये बिंदुसार है। ठीक है, तो बिंदुसार ग्रीक राइटर बिंदुसार को एक नाम देता है, वो है अमृता घाट के नाम से ग्रीक राइटर बिंदुसार को कहते हैं। ठीक है, वहां ग्रीक की बुक में सब मिलती है नाम, है ना। बिंदुसार ने जो अपना राज मगध को और बढ़ाया और जो आज 2 सी जो जाते हैं, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल, उधर के जो लैंड एरिया है वो सारे लैंड एरिया बिंदुसार ने बनाए थे हिंदू मगध के लिए, है ना। तो मगध और भी विशाल हो गया था। ठीक है, इसके बाद की कहानी आती है, वो कहानी आती है अशोका की, यानी सम्राट अशोका के नाम से इसे इतिहास कहता है। ये बिंदुसार के बेटे हैं, है ना, यानी चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे अशोक। तो अशोक की कहानी जो है वो उसका टाइम जो है 269 बीसी बिफोर सेंचुरी से लेकर के 232 बिफोर सेंचुरी, है ना। ये क्या कहते हैं? तो मेड वर्सिटी ऑफ तक्षशिला, इन्होंने ही यानी अशोक ने ही क्या बनाया था? तक्षशिला बनाया था। तक्षशिला किसने बनाया था? अशोक ने। वर्सिटी ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन, और इन्होंने फैलाया था तक्षशिला और उज्जैन तक फैलाया था मगध को। ठीक है, उसके बाद
किल्ड, इन्होंने क्या किया था, एक किया अपने 99 भाइयों को मार करके, यानी इनके 99 सौतेले भाई थे और इन सब भाइयों को मार करके, कत्ल करके एक क्या किए थे, राजा बने थे अशोक। बहुत ही क्रूर थे, बहुत ही चेहरा भी इनका ठीक नहीं था, बदसूरत थे और बहुत क्रूर नेचर के थे। और अभी भी जाओगे तो पटना में वो कुआं है जिसमें अपने 99 भाइयों को काट कर करके डाल देते थे, है ना, वो अगम कुआं कहलाता है। ठीक है, तो ये थे बहुत क्रूर। और इन्होंने कुछ लिपि पत्थर पर अपना लिपि लिखवाया था जिसको ब्राह्मी, खरोष्टी और आर्मिक लिपि के नाम से जाना जाता है। लिपि मतलब इंस्क्रिप्शन, पत्थर पर जो बातें लिखी जाती है उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो ये इंस्क्रिप्शन कौन था, तो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, खरोष्टी इंस्क्रिप्शन और आर्मिक इंस्क्रिप्शन। ग्रीक भी लिखवाए थे कुछ, तो ये अपने स्टोन्स पर सारी इंस्क्रिप्शन करवाते थे अपने लिए। ठीक है, अपनी राजतंत्र के इतिहास वगैरह बताने को सुरक्षित करने के लिए। तो इसके बाद कलिंग वार हुआ, इन्होंने लड़ाई जो मेजर लड़ाई जो लड़ी, जहां से इनका हृदय परिवर्तन हुआ, इनकी क्रूरता खत्म हुई, वो था कलिंग का युद्ध। कलिंग उड़ीसा में लिच्छवी की कुमारी थी, राजकुमारी, राजा मर गया था, राजकुमारी थी, राजकुमारी के साथ युद्ध हुआ था अशोक का। और इस युद्ध में अशोक ने बहुत सारी लिच्छवी की सेनाओं को कत्ल किया था। और जब वो मैदान में पूरी सेनाएं कट करके बिखरी पड़ी थी, तो वह जब लौट रहे थे तो उनको लगा अशोक को कि मैंने बहुत गलत कर दिया, इतने सारे लोगों को की हत्या मैंने की और ये बड़ा तड़प रहा है। तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उसके बाद उसी समय बुद्धिज्म फैल रहा था, तो उनको लगा कि अब हम क्या करें, तो बुद्धिस्टों से मिले और फिर वो बुद्धिज्म के रास्ते पर, यानी अहिंसा के रास्ते पर चल दिए। यानी एक क्रूर शासक किसको फॉलो किया, तो अहिंसा को फॉलो किया। इसी में बात आती है कि उनकी बेटी संघमित्रा को, महेंद्र थे बेटे, इन सब अहिंसा के रास्ते पर चले। ठीक है, तो अहिंसा पर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया, है ना। श्रीलंका तक गए, बेटी संघमित्रा श्रीलंका जाकर के प्रचार की, और चाइना वगैरह सब लोग गए। ठीक है, तो हर जगह इन्होंने प्रचार प्रसार किया, है ना। इनका एक शिला है, एक पिलर है जो मिलता है, आप जाओगे तो वैशाली में वो पिलर मिलेगा जिसका नाम है अशोक स्तंभ, है ना। अशोक स्तंभ एक पिलर है ना। पिलर पर एक पिक्चर बना हुआ है जिसमें बाघ का पिक्चर है, टाइगर का पिक्चर है। वो टाइगर चारों तरफ है और चारों तरफ उसका मुंह और 2 पैर है ना। तो वो कहते हैं प्रतीक चिन्ह, वही इम्बेलम है इंडिया का। यानी आप देखते हो भारत का जो सिंबल है जिसमें 3 मुंह वाला बाघ दिखाता है, और वो कहां से लिया गया है, तो इस इम्बेलम से, यानी अशोक के स्तंभ पर वो तस्वीर है, उस तस्वीर से लिया गया है वो। और क्योंकि वो शांति का प्रतीक बन गए थे, इस वजह से भारत को शांति के लिए वो टाइगर, क्योंकि कभी टाइगर था जो कि शांत हो गया है, तो उसी के लेकर के उसको इम्बेलम, इंडिया का एम्ब्लेम बनाया गया। मैंने ये भी बात कही थी पिछले क्लास में कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया था, उसी इम्बेलम के नीचे लिख दिया गया है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की विजय होती है। तो वो हमारे उपनिषद से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया। और ये जो इम्बेल फोटो लिया गया है वो अशोक स्तंभ से लिया गया, और दोनों को जोड़ करके भारत का प्रतीक चिन्ह यानी इम्बेलम बनाया गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट, ठीक है, तो अब है मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मौर्य में जब मौर्य वंश था तो शासन कैसे चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, यानी शासन तंत्र कैसा था, तो पूरा सिस्टमाइज था, बहुत अच्छी सिस्टम थी मौर्य वंश में। ठीक है, सेंट्रलाइज सुप्रीम पावर जो था वो किंग के हाथ में, यानी राजा पूरा सेंट्रलाइज सुप्रीम पावर की तरह काम करता था, पूरा सिस्टम राजा कंट्रोल करता था। ठीक है, और क्या था, इस राजा अपने नीचे मिनिस्टर्स बना रखे थे, है ना, हाई ऑफिशियल बना रखते हैं बहुत सारे। जैसे आज कैसे है कि मंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है और ब्यूरोक्रेट्स होता है, ऐसे ही पूरा उसी सब से लेकर के आज हमारा तंत्र चल रहा है। वो सारी चीजें लिखी हुई है और उसमें लिखा हुआ कैसे जो मौर्य वंश था पूरा सेंट्रलाइज था, इतना बड़ा एम्पायर बन गया था।
और इतनी बड़ी सेना थी, इतनी बड़ा सुरक्षा तंत्र था, ठीक है। तो मंत्री परिषद शब्द जो मिलता है वो वही मिलता है कि पूरा जो मगध था ना, वो मंत्री परिषद उसमें होता था, मिनिस्टर होते थे और वो मिनिस्टर राजा के को बताते थे पूरा। और अध्यक्ष शब्द आता है, अध्यक्ष वो होते थे जिसको आज ब्यूरोक्रेट बोलते हो, आईएएस ऑफिसर बोलते हो, वो अध्यक्ष होता था। और सेकंड बुक जो कौटिल्य लिखते हैं, कौटिल्य यानी जो चाणक्य की दूसरी बुक अर्थशास्त्र की है, उसमें वो लिखते हैं कि ड्यूटीज, द ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड सुप्रिटेंडेंट, क्या काम करता था एक गवर्नमेंट, सरकार कैसे काम करती थी। ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र कोई इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, मार्केट पॉलिसी की बात उसमें नहीं कही गई चाणक्य वाले अर्थशास्त्र में। चाणक्य वाले जो अर्थशास्त्र है उसमें क्या कहा गया, द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या ड्यूटीज करती थी, एंड सुप्रिटेंडेंट जो उनके मैनेजमेंट जो होते थे उनका क्या क्या काम था, ये बात उस बुक में कही गई है ना। पूरा सेक्रेटेरिएट था, जैसे आज से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट दिल्ली में कैसे है, पूरा मंत्रालय का एक भवन, पूरा निर्णय होता है पूरे देश में सारे डिपार्टमेंट, वैसे ही डिपार्टमेंट था, मिनिस्ट्री था, सब कुछ था वैसा ही, ठीक है, जैसा आज है, पूरा व्यवस्थित था, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन सेवरल डिपार्टमेंट का, है ना, रेल मंत्रालय जैसे आज होता है ना, वैसे ही वहां पर था। एग्रीकल्चर के लिए मिनिस्ट्री, अलग अलग क्षेत्र के लिए मिनिस्ट्री था, मंत्रालय था, है ना। स्पियोनेज सिस्टम था, स्पियोनेज सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें जासूस होते हैं, जासूस पता करते हैं कि क्या क्या हो रहा है हमारे राज्य में या राज्य के बाहर या दुनिया में। तो पूरा इस जासूसी तंत्र था उनका, पूरा जासूस होते थे, स्पाइज होते थे, जिनको कहा जाता था गुद्धा पुरुषा। गुद्धा पुरुषा होते थे, वो घूम घूम करके, जा करके, रुक रुक करके हर जगह से जासूसी की खबर ला करके बताते थे। पूरा सिस्टम था जासूसी, बहुत बड़ी ये आर्मी का हेड होता था, आर्मी चीफ होता था, जैसे आज कैसे होता आर्मी का चीफ, पूरा आर्मी चीफ होता था। इन जब पूरा मगध जो इंपायर बन गया था, चंद्रगुप्त मौर्य वंश जब बना था, तो इतनी शक्ति थी, यानी 6 लाख इन्फेंट्री हो गए थे, 6 लाख इन्फेंट्री, 6 लाख लड़ने वाले पैदल सैनिक, और कितने थे 3000 कैबिलरी, घोड़े पर चलकर लड़ने वाले 30,000 थे, 30,000, और 9,000 थे जो हाथी पर लड़कर लड़ते थे, हाथी पर चढ़ के लड़ते थे, और 1000 कैरियोटर था, है ना, 1000 रथ था, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। 6 लाख, 30,000 कैविलरी, 6 लाख इन्फेंट्री, 9,000 हाथी पर लड़ने वाले यानी वार जो करते थे एलिफेंट पर चढ़ के वो थे, और उसके बाद 1000 कैरियोटर थे, 1000 रथ चलता था, ठीक है। तो पूरा सारा सिस्टम, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, ठीक है। एग्रीकल्चर सिस्टम था, एग्रीकल्चर होती थी, एग्रीकल्चर पूरा व्यवस्थित था, जैसे आज जो जिस एग्रीकल्चर में हम करते हैं कि नहरें बनाते हैं, पूरा एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था, उसको इरिगेट करता था, इरिगेशन सिस्टम था, नहर था, नदी था, तालाब था, सब जुड़े हुए थे, है ना, ये सारे सिस्टम था, पूरा एग्रीकल्चर का पूरा प्रोसेस था, सारा सिस्टम था, ठीक है। और क्या था, एक झील बना था उसी समय गुजरात के गिरनार में, गुजरात में गिरनार में एक सुदर्शन झील, अक्सर चर्चा की जाती है कि सुदर्शन झील किसने बनवाया था, तो उसी में पुष्यगुप्त थे। पुष्यगुप्त कौन थे, तो मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त के, प्रोविंशियल गवर्नर थे, वो गवर्नर थे जिन्होंने बनाया था गिरनार झील। कहां, तो गिरनार झील गुजरात में बनाया था, ठीक है। गिरनार झील के से क्वेश्चन आता है कि गिरनार झील जिसका नाम था सुदर्शन लेक, सुदर्शन झील, सुदर्शन गिरनार में, गुजरात के गिरनार में सुदर्शन झील किसने बनवाया था, तो पुष्यगुप्ता जो थे वो गवर्नर थे चंद्रगुप्त के, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। इसके आगे की कहानी आती है। और खेती वगैरह क्या होती थी, तो खेती होती थी ज्यादातर व्हीट, सैफरॉन और मस्टर्ड की, यानी केसर की खेती, गेहूं की खेती और सरसों की खेती खूब होती थी चंद्रगुप्त वंश के टाइम में, ठीक है, चंद्रगुप्त के टाइम में, ठीक है। नाउ इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्य वंश। मौर्य वंश आखिर खत्म क्यों हुआ, उसके बाद नई डायनेस्टी क्यों आई, ठीक है। तो कारण यह था कि अशोका चले गए थे कहां, तो अहिंसा के रास्ते पर, यानी उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो उन्होंने जो पॉलिसी बनाई अब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पॉलिसी बनाई,
ठीक है। इस वजह से जो पहले जो स्टिकनेस था, स्टिकनेस खत्म हो गया। अब क्या हुआ, तो आफ्टर अशोका एम्पायर हुआ, बट गया, एम्पायर डिवाइड हो गया दो टुकड़े में। और उसके बाद क्या हुआ, द रूलर आफ्टर अशोका, जो भी अशोक के बाद उनके जो रूलर हुए वो क्या हुआ, पायसली होते थे, मतलब कि वो आक्रमणकारी नहीं होते थे, वो लड़ने में विश्वास नहीं करते थे, और क्या थे, वो उतना जो सेंट्रलाइज सिस्टम जो पहले अशोका चला रहे थे कि गवर्नमेंट, पूरा सरकार जो होती थी, वो राजा जो होता था पूरे गवर्नमेंट पर नियंत्रण रखती थी और हर खबर रखती थी और पूरा निर्णय लेती थी पूरा। तो प्रूडेंट रूलर जो हुए, उसके बाद जो रूलर हुए, वो कुड नॉट हैंडल द सेंट्रलाइज सिस्टम, उनका सेंट्रलाइज सिस्टम चल नहीं पाया। इस वजह से इस वंश का अंत हुआ। और नेक्स्ट आता है, अब इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम, इसके बाद जो वंश आती है वो गुप्ता पीरियड आती है, जिसकी चर्चा स्टूडेंट हम अगले क्लास में करेंगे। और टिल देन फिर मिलते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग सब स्वस्थ रहेंगे। टेक केयर योरसेल्फ, सी यू अगेन ऑन नेक्स्ट क्लास, ठीक है।